गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस डिटेल्ड वीडियो में मैं एक प्लान ऑफ एक्शन आप लोगों के लिए ड्रॉ कर दूंगा, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एचपीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, फिर भी होल्ड आ जाता है हम लोगों का, क्योंकि एचपीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अगर आप नोट्स नहीं भी बनाओगे, ठीक ठाक किताबें पढ़ लोगे, थोड़ा एमसीक्यू को प्रैक्टिस कर लोगे, जिसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि एचपीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को टारगेट करने का सही तरीका क्या रहता है। ऐसे इस वीडियो में हम लोग मेंस को टारगेट करते हुए देखेंगे कि जैसे हर साल प्रीलिम्स के अंदर क्या होता है कि जो नंबर ऑफ विद्यार्थी प्रीलिम्स को निकालते हैं, इस बार की अगर हम लोग डेटा के ऊपर बात करें तो 16,000 बच्चों ने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जाके पेपर को दिया। उसमें से जो प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं वो 220 बच्चों के आसपास क्वालिफाई करते हैं। उन 220 बच्चे जिनको मेंस लिखने का मौका मिला है, और जिनको मेंस लिखने का मौका मिला है, और उनमें से मात्र 10% बच्चे ऐसे नहीं होंगे जिनको इंटरव्यू की कॉल आएगी। तो आप समझिए कि मेंस के अंदर 90% का रिजेक्शन रेट है। तो इसलिए मेंस को हमें एक सही तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा, और प्रीलिम्स में आप नोट्स नहीं भी बनाओगे तो भी काम चल जाएगा। अगर आपकी मेमोरी अच्छी है, आप ठीक तालमेल के साथ, बैलेंस के साथ प्रिपरेशन को कर सकते हो तो चल जाएगा। मेंस में ऐसा नहीं है। मेंस को खुद प्रिपेयर करने में कम से कम 1.5 साल के आसपास का टाइम लगता है, क्योंकि मेंस के अंदर तो आपको पूरे 12 के 12 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, साथ में एचपीजी के मेंस पढ़ना है, साथ में आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना है, करंट अफेयर अपडेट करने हैं। तो मेंस जेन्युइनली बहुत हैवी है। तो आज के इस डिटेल वीडियो में, क्योंकि हम लोगों ने अपने टाइम में क्या देखा कि हम लोगों का प्रीलिम्स बहुत अच्छा है, मेंस एवरेज अच्छा है, उससे क्या होता है कि मेंस को हम लोग क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने आइडेंटिफाई किया कि क्या कमियां एज एन स्टूडेंट के व्यू पॉइंट से, जब हमने दोबारा से रेट्रोस्पेक्टिव में इन चीज़ों को देखा तो नोट डाउन किया कि ये कमियां मेंस के अंदर रहती है। वही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और उसी के अनुसार फिर प्लान ऑफ एक्शन, हम लोग रियलिस्टिक प्लान ऑफ एक्शन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए मेंस के अंदर जो अब हम एचपीजी जीएस मेंस की हम बात करते हैं, जिसमें जीएस 1, 2, 3 तीनों डोमेन रहते हैं। उन तीनों डोमेन में 3 एरियाज हैं जिस पे फोकस किया जाता है। एक तो सिंपल जनरल स्टडीज है, सामान्य ज्ञान है। उसके साथ जिस सामान्य ज्ञान में से हम कहते हैं जी 67% पेपर तो इसी का आएगा, 33% पेपर एचपीजी के मेंस का आएगा, जिसमें जीएस 1, 2, 3 के अंदर सब्जेक्ट स्पेसिफिक एचपीजी के मेंस दिया होता है। इसी के साथ साथ करंट अफेयर के ऊपर भी हमें देखना पड़ेगा कि करंट अफेयर को किस तरह से मेंस ओरिएंटेड हमें प्रिपेयर करना है, क्योंकि प्रीलिम्स का करंट अफेयर बिल्कुल डिफरेंट है, मेंस का करंट अफेयर बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस वीडियो में हमने देखना है कि जीएस को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, एचपीजीके को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, और करंट अफेयर को कैसे टारगेटेड अप्रोच में चलेंगे कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक करंट अफेयर को प्रिपेयर करेंगे, जिससे हमारे करंट अफेयर जो है हमारे सब्जेक्ट के साथ बहुत अच्छे से सिंक्रोनाइज होते हुए दिखे, और उन करंट अफेयर को पढ़ने से हमारे मार्क्स में भी जो है वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। इस तरीके से आपको तैयार करना पड़ेगा। अब मैं डिटेल में बताऊंगा जीएस 1, 2, 3 के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, और उन सब्जेक्ट को हम लोगों ने कैसे केटर करना होता है। जैसे जीएस 1 के अंदर 3 सब्जेक्ट है मेजरली, हम केवल जनरल स्टडीज की बात कर रहे हैं, अभी एचपीजीके की बात नहीं कर रहे। एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री, एक सब्जेक्ट है ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, एक सब्जेक्ट है सोसाइटी एंड एथिक्स एंड गांधीयन थॉट। ये तीनों को एक क्लब में मान के चलता हूं। इसके अंदर अगर हमारे मेंस में जीएस 1 के अंदर 28 सवाल आते हैं, तो 33% के मुताबिक तकरीबन 9 क्वेश्चन तो आएंगे एचपीजीके से, और तकरीबन 19 क्वेश्चन हमारे आएंगे जनरल स्टडीज से, जिसके ये 3 सब्जेक्ट आपके समक्ष लिखे गए। ऑन एन एवरेज हर सब देखो रियलिस्टिक, हम लोगों का जिन लोगों ने मेंस को क्वालिफाई भी किया है उनका तुक्का थोड़ी लगा कि मेंस क्वालिफाई हो गया। हमें ना स्ट्रैटेजी के साथ, अपने प्लानिंग के साथ जाना पड़ेगा, और प्रीवियस ईयर पेपर के ट्रेंड को, सिलेबस को, सबको ऑब्जर्व करते हुए ये देखना पड़ेगा कि भाई अगर पेपर को रियलिस्टिकली निकालना है तो कहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेंस के अंदर, कि सब कुछ पढ़ लेने से भी पेपर नहीं निकलता, सटीक पढ़ने से। बहुत सारे उदाहरण भी हमारे पास है कि यदि आप सटीक पढ़ोगे, पेपर को टारगेटेड करोगे, तो सिलेक्शन निकलता है इसमें। उसी के लिए मैं आपको रणनीति यहाँ पे बता रहा हूँ। अब हिस्ट्री के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है। अब बच्चे क्या करते हैं, स्पेक्ट्रम, जैसे मैं बहुत बार इस चीज को क्रिटिसाइज करता हूं कि स्पेक्ट्रम लेके घूमते रहते हैं। मैं ये वर्ड यूज करता हूं, ये क्यों बोल रहा हूं कि पता ही नहीं है स्पेक्ट्रम कितना बड़ा पेपर है, फिर से जब दोबारा से तैयारी शुरू करते फिर एक बार स्पेक्ट्रम उठा लेते। आप समझे स्पेक्ट्रम में तो मॉडर्न इंडिया, मेंस में पूछा क्या जा रहा है, 3 एरियाज, एक मॉडर्न है, एक कल्चर है, और एक वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो 3 चीजें पूछी जा रही, 6 क्वेश्चन आने, तो ऑन एन एवरेज हर सेक्शन से 2 ही तो क्वेश्चन आ रहे।
हम फोकस कहाँ कर रहे हैं, मॉडर्न के स्पेक्ट्रम में। तो आप समझो कि पूरे साल स्पेक्ट्रम उठा के घूमते रहने से 12 सब्जेक्ट हैं एचपीएस एग्जामिनेशन के अंदर, उन 12 में से एक सब्जेक्ट मॉडर्न इंडिया जिसमें से मात्र 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस पे कितना एफर्ट देना है प्रीलिम्स के बाद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं बच्चों को क्या बोलता हूँ कि हिस्ट्री में अब ये 6 क्वेश्चन के लिए इतना सारा पढ़ना पड़ता है, ये हैवी है इतना सारा पढ़ना, तो बहुत ज्यादा एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है। आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा कि इससे अच्छा ये कंपोनेंट पढ़ लेता हूँ, इसमें ज्यादा मार्क्स आते, वही सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट से जनरली देखा गया डिजास्टर से हर साल 1 से 2 प्रश्न रहते हैं, और ज्योग्राफी क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी है इससे 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये क्वेश्चन का जो नेचर है जनरली आसान है। मैं जनरली जो प्रमोट करता हूं हिस्ट्री का जो ओवरऑल नेचर ऑफ क्वेश्चन है इज डिफिकल्ट और एनालिटिकल है। हिस्ट्री में डिफिकल्ट के साथ एनालिटिकल, ये एनालिटिकल आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो आप, है ना। हमने इतने सारे जो है हमारे इसी, आप नीचे एक डिस्क्रिप्शन मिलेगा जिसके अंदर हमने एचपीएस के प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। वहां पे देखो नेचर ऑफ हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत एनालिटिकल है, टफ है। ऐसे क्वेश्चन आप प्रीलिम्स में इस दृष्टिकोण से आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी। प्रीलिम्स में जो एचपीएस के अंदर हिस्ट्री आती है वो तो रट्टा है, डेट्स आ रहे हैं, नाम आ रहे हैं, ये सारी चीजें हैं, लेकिन मेंस के अंदर इतना हैवी एनालिटिकल है। जैसे पूछा जाएगा कि अंबेडकर और गांधी जी के थॉट प्रोसेस में क्या डिफरेंस था, या उनकी अप्रोचेस फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट में डिफरेंस क्या है। ये टफ सवाल है, ये आसान सवाल थोड़ी है। तो आपको पूरा अंबेडकर का थॉट प्रोसेस, उसकी अप्रोच फॉर द शेड्यूल कास्ट, गांधी की अप्रोच फॉर द शेड्यूल कास्ट बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आ जाता है कि भाई रविंद्रनाथ टैगोर और गांधी के चरित्र के बीच में जो है डिस्टिंक्शन क्रिएट करो, तो ये टफ है। आपको पता ही नहीं कि रविंद्रनाथ टैगोर का किस तरह से पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस चलता था, सोशल थॉट प्रोसेस है, तो टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हिस्ट्री बहुत एफर्ट डिमांडिंग है। प्रायोरिटी, अब जीएस 1 के अंदर क्या होता है, मार्क्स को भी देखना है। मार्क्स वाइज तीनों जीएस में सबसे ज्यादा स्कोरिंग है वो है जीएस 3, फिर है जीएस 1 एंड देन जीएस 2। तो 2 लीस्ट स्कोरिंग है, और लीस्ट स्कोरिंग का मतलब है किसी के नंबर नहीं आते, और लक्ष्मीकांत सबको सबसे ज्यादा प्यारी है कि उठा के घूमते रहते हैं लक्ष्मीकांत को। तो समझना पड़ेगा जिस तरह से जीएस के क्वेश्चंस आ रहे हैं पॉलिटी के अंदर, नॉट नेसेसरली कि आपको लक्ष्मीकांत उठा के घूमते रहने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसीलिए मैं 2 किताबों को, पेपर ओरिएंटेड से किताबें बहुत अच्छी हैं, ऐसा नहीं कि स्पेक्ट्रम खराब किताबें लक्ष्मीकांत, आपको समझिए कि इन किताबों के बाहर भी एक दुनिया है, कि 12 सब्जेक्ट में से 2 किताबें हैं। जब भी मैं किसी बच्चों के साथ है ना फोन पे कॉल करता हूँ, कहते हैं 4-4 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, हाँ हाँ स्टैंडर्ड बुक सारी पढ़ी है, कौन सी, स्पेक्ट्रम ऑफ लक्ष्मीकांत। वो स्टैंडर्ड बुक 12 में से 2 ही पढ़ी हैं आपने, और उन 2 बुक का वेटेज कुछ भी नहीं है पेपर में। तो कभी भी इन 2 बुकों को ये मत मान लेना कि आपने तैयारी करी, ये भ्रम होता है कि आपको लगता है कि बहुत तैयारी कर लीजिए, 2 बुक पढ़ी हुई केवल। तो आपको एक एक सब्जेक्ट के साथ मैं ये बताऊंगा कि उसकी अहमियत मेंस के अंदर क्या है। तो इसी के अंदर अब ये देखिए, ये वीडियो किन के लिए ज्यादा रेलिवेंट है, जो बिल्कुल नई तैयारी कर रहा है उसको नहीं समझ आएगा, क्योंकि अभी उसका उस तरह से थॉट प्रोसेसेस नहीं बिल्ड हुए हैं। ये उसको समझ आएगा जिसको 1-2 साल तैयारी करते हुए हुआ, और वो जो मैं बातें बोल रहा हूं उनके साथ वो रेजोनेट कर सकता है। हाँ यार, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि प्रीलिम्स प्रिपेयर हो गया लेकिन मेंस में लिख, और ये किनको ज्यादा फर्क पड़ेगा, जिन लोगों ने कई बार मेंस लिखा है और फिर भी उनको इंटरव्यू कॉल नहीं आई है। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप प्रीलिम्स निकाल के बहुत जो है अपने तीर मार दिया। आप समझो, बार बार मेंस लिखना बहुत समझदारी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि मेंस निकालने का तरीका आपको पता नहीं चल रहा, प्रीलिम्स का पता चल गया, प्रीलिम्स निकाल दे रहे हो, मेंस के अंदर आप फंस रहे हो। हर साल 2-2 3-3 साल से बच्चे मेंस दे रहे हैं, इंटरव्यू भी दे रहे हैं, क्लियर नहीं हो रहा क्योंकि मेंस में नंबर नहीं आ रहे। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे को मेंस में खंगालना पड़ेगा कि कहां पे फंस रहे हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। अब इसी के साथ देखो, हिस्ट्री बहुत ज्यादा जीएस 1 में अगर आप करोगे तो हिस्ट्री को प्रायोरिटी 3 देनी है। जब जीएस 1 की तैयारी करो, हिस्ट्री को लास्ट में पढ़ना, क्योंकि हिस्ट्री में क्या है, 3 पूरे सब्जेक्ट पढ़ोगे, क्वेश्चन आने वाले हैं 6। ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट तब भी रिवॉर्डिंग है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी और डीएम पढ़ना, 6 सवाल मिल जाएंगे। ऐसे ही सोसाइटी के टॉपिक बहुत लिमिटेड है, और सोसाइटी पढ़ने से आपके एस्से राइटिंग बहुत अच्छी होती है। सोसाइटी, क्योंकि अब तो हिमाचल में 2 साल से गांधीयन थॉट के ऊपर एस्से नहीं आ रहा, नहीं तो गांधीयन थॉट पे हर साल जीएस 1 में एक क्वेश्चन पक्का और एक एस्से पक्का। तो गांधीयन थॉट अब कभी भी आ सकता है, अब 2 साल से नहीं आया ऐसा थोड़ी कि आगे नहीं आएगा, फिर आ सकता है। तो हमने क्या करना है, गांधीयन थॉट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, एसेज को बहुत, एथिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, और सोसाइटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें क्या है, इनका सिलेबस बहुत कम है। अब कम सिलेबस में जितना पूरा मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे, उसका 1/8 भी सिलेबस इन तीनों का मिला के नहीं है, और 6 सवाल आ रहे। तो काहे को मॉडर्न इंडिया पे इतनी जान लगानी है, जब सेम एफर्ट डालने पे आपको ये सब्जेक्ट। अब होता क्या है, जिन लोगों का मेंस रुक रहा है, क्यों रुक रहा है, क्योंकि आप हिस्ट्री पढ़े जा रहे हो यार।
आप ज्योग्राफी कम पढ़ रहे हो, आप सोसाइटी कम पढ़ रहे हो, एथिक्स कम पढ़ रहे हो, गांधी थॉट, आप देखना पड़ेगा इनकी जो है वेटेज ज़्यादा है और इनमें नंबर ऑफ सिलेबस है ना, या सिलेबस का जो एक्सपेंस है, जो उसका दायरा है वो कम है, यहाँ फोकस करो। तो मैं क्या बोलता हूँ, जीएस वन की स्ट्रेटेजी क्या है, मैं हर एक जीएस की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। जीएस वन की स्ट्रेटेजी में प्रायोरिटी है ना, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी। प्रायोरिटी इज नंबर वन, ये सोसाइटी एथिक्स वाला कंपोनेंट। प्रायोरिटी नंबर टू, ज्योग्राफी एंड डीएम। प्रायोरिटी नंबर थ्री, जब ये दोनों प्रिपेयर हो तब मेंस की हिस्ट्री को प्रिपेयर करना, नहीं तो हिस्ट्री प्रीलिम्स के प्रिपेयर करते रहो, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा आपका मेंस में, राइट। कई दफे वर्ल्ड हिस्ट्री में से एक या दो सवाल ही आ रहे हैं और वो इतने टफ और डेटा फैक्चुअल हैं। कहीं कोई इवेंट पूछ ले, वर्ल्ड वॉर के बीच में कुछ हुआ था, नहीं सुना आपने, पूरा वर्ल्ड वॉर थोड़ी पढ़ा है, हम तो ऊपर ऊपर से चीजों को पढ़ते हैं। कोई इंडियन कल्चर के आसान सवाल आते हैं, अगर फोकस करना है ना तो इंडियन कल्चर पे करो, इसके सवाल रिलेटिवली आपके पढ़े में से आएंगे, ईजी आएंगे और लेसर डोमेन है इसका, लेसर एक्सपेंस, मतलब दायरा कम है ना। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना, फिर मॉडर्न। मॉडर्न में दो सवाल आएंगे, दोनों बहुत कठिन होंगे, एक सवाल आसान हो भी सकता है, दूसरा तो बहुत ही कठिन होता है, हर बार ऐसा हो रहा है। तो ये तरीका आपका जीएस वन का रह सकता है। जीएस टू के तरीके को देखो। अब जीएस टू के हमें सब्जेक्ट लिखो पहले कि जीएस टू में हमारे पास सब्जेक्ट कौन कौन से। जीएस टू के अगर आप सब्जेक्ट्स को देखोगे, इन सब्जेक्ट्स के अंदर देखिए, पॉलिटी एक सब्जेक्ट है जीएस टू में, है ना, पॉलिटी एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस मैं बोलता हूं इसी के साथ में, आप गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस को एक साथ पढ़ते हैं एंड आईआर को एक साथ पढ़ते हैं। अब इन तीनों से मिला के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं वो तकरीबन 22-23 के आसपास सवाल आते हैं, और यहाँ पे एचपीजी के बहुत हल्का होता है ये वाला एचपीजी के, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन तो बहुत एचपीजी के में है ही नहीं, गवर्नेंस एंड पॉलिटी का एचपीजी के होता है, तो इसमें 7 से 8 ही सवाल एचपीजी के में हायर साइड पे आते हैं, नहीं तो कम आते हैं जीएस टू में, इसलिए स्कोर नहीं आ पाता। अब ये जो एचपीजी के सवाल हैं ये जनरली इजी होते हैं, इनको टारगेट जरूर कर लेना जीएस टू में नंबर अगर खींचने हैं। जीएस टू के अंदर बच्चे बहुत ज्यादा इग्नोर करके जाते हैं, वो कहते हैं जी, जैसे मैं बताता हूँ क्या क्या गलतियां और थॉट प्रोसेस है बच्चों का, क्योंकि मैं तो बात कर रहा हूँ लगातार, तो बच्चे क्या कहते हैं आईआर में, कहा यार आईआर में क्या पढ़ा आपने, कह रहे हैं आईआर में क्या होता है, आईआर में तो करंट अफेयर पढ़ने होते हैं बस। आईआर इज नॉट ओनली अबाउट करंट अफेयर, ऑल्दो दी पॉसिबिलिटी, जैसे आईआर जो है टोटल 200 में से 70 मार्क्स का आता है, इतना हैवी आईआर आता है। और जब भी हम जीएस टू की तैयारी करते हैं, हम क्या करते हैं, लक्ष्मीकांत को उठा के पॉलिटी पढ़ते रहते हैं। ये बहुत रेलिवेंट किताब नहीं है, क्योंकि आपने जो 20 सवाल आए हैं पॉलिटी के अंदर, उस 20 में से 6 सवाल पॉलिटी के हैं, 6 सवाल जो हैं गवर्नेंस के हैं, 6-7 सवाल आपके आईआर के हैं। तो आप समझो कि आप 1/3 हिस्सा पढ़ के जा रहे हो और ये उम्मीद लगा रहे हो कि जीएस टू में नंबर आएंगे, इसलिए नहीं आ रहे बच्चों के, क्यों, सही चीज नहीं पढ़ रहे पेपर के लिए। तो आपने क्या करना है, बैलेंस, आपने देखना है इसका सिलेबस कम है, क्यों नहीं इस पे फोकस करो। पॉलिटी में अगर 7 सवाल आएंगे, 7 में से 4 सवाल तो पॉलिटी के ऐसे हलवा आते हैं जो प्रीलिम्स में पढ़े होते हैं, भाई राइट दी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर्स की डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में एक नोट लिखो, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के प्रोसेस पे 8 नंबर का जो है तरीका बताओ। सरल सवाल है ही कुछ नहीं इसमें, तो 4 कठिन सरल आते हैं, 3 एनालिटिकल आते हैं, और ये एनालिटिकल आपके लक्ष्मीकांत से नहीं पूरे हो पाते, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, करंट अफेयर का फोल्डर मटेरियल डालना पड़ता है। जो पेपर वन का नेचर है, ये नेचर भी समझो, पेपर वन का जो नेचर है वो लार्जली स्टैटिक है। पेपर वन इज हैविंग अ स्टैटिक नेचर, ये लिख लो, इसका जो नेचर है वो स्टैटिक। क्यों, भाई हिस्ट्री में क्या बदल जाएगा, कुछ भी नहीं, ज्योग्राफी में कुछ नहीं, डीएम का सवाल जो है लिख लो, इसमें जो करंट अफेयर आता है ना वो डिजास्टर मैनेजमेंट से आता है बस, जीएस वन के अंदर केवल, और कुछ नहीं है इसमें, ज्यादा करंट नहीं है। सोसाइटी के अंदर एक चीज लिखो, फोल्डर मटेरियल चाहिए होता है। फोल्डर मटेरियल का मतलब क्या है, लिखो, स्कीम कोई नहीं आ गई, कोई स्कीम के साथ साथ डेटा, विमेन को लेकर रिपोर्ट आ गई, नहीं डेटा आ गया, है ना, विमेन आपका इंपॉर्टेंट है, सोशल शेड्यूल्ड ट्राइब्स इंपॉर्टेंट एरियाज के अंदर है ना, चाइल्ड एजुकेशन इसके अंदर डाला है, डिसेबल इसके अंदर डाला है, उनसे रिलेटेड कोई रिपोर्ट आ गई, स्कीम आ गई, कोई डेटा आ गया, वो आपकी वैल्यू एडिशन है, वो आपका करंट अफेयर है। उस पे एक सवाल नहीं आएगा, उस करंट अफेयर के डेटा रिपोर्ट को आप जैसे ही आंसर में डालोगे आपको एक्स्ट्रा नंबर मिला करेंगे। तो फोल्डर मटेरियल, तो करंट अफेयर शुड बी यूज्ड एज अ फोल्डर मटेरियल, ये मैं आगे बताऊंगा भी। फिर फोल्डर मटेरियल ये कहां से पढ़ने हैं ये भी बताऊंगा, सोर्स बताऊंगा आपको। तो हमने क्या करना है, जीएस वन के अंदर स्टैटिक है लार्जली, जो 2 एरियाज है, डिजास्टर मैनेजमेंट
और सोशल इंडियन सोसाइटी, इसके ऊपर आपको नए नए डेटा, नई नई स्कीम, नई नई रिपोर्ट मिले तो उससे आपके आंसर में ग्रेविटी आ जाएगी बस। तो अदरवाइज GS1 इज लार्जली स्टैटिक। GS2 इज डायनामिक। डायनामिक का मतलब है कि करंट अफेयर पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं IR से, तो ये करंट अफेयर ड्रिवन है। लेकिन अगर पूछा गया है कि इंडिया और यूएस के प्रेजेंट रिलेशनशिप पे एक नोट लिखो, तो आपको एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना भी तो पड़ेगा कि पिछले 70 साल में हमारे यूएस के रिलेशनशिप किस तरह से डेवलप हो रहे थे, कोल्ड वॉर में क्या था और अब कैसा है। तो जब भी आप समकालीन चीजों के ऊपर लिखोगे, आधुनिक बातों के ऊपर लिखोगे, तो आपको जरूर उसका जो है ऐतिहासिक वर्णन या एक भूमिका बांधनी आवश्यक है। तो आपको इंट्रोडक्शन अच्छा देना पड़ेगा। इसीलिए IR में बच्चे क्या करते हैं, सीधा करंट अफेयर जो है लिखे चले जा रहे हैं, जो उन्होंने रट लिया है। आप समझो सीधा करंट अफेयर लिखने से आपकी शैलोनेस ऑफ योर आंसर्स दिख रही है, इसीलिए GS2 में सबसे कम नंबर आ रहे हैं। अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों ने, जैसे इस साल एक हमारा ही स्टूडेंट है अनूप शर्मा, तो बहुत 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 सिंसियर व्यक्ति हैं, तो उन्होंने क्या किया, GS2 में उनके ऑलमोस्ट इस बार जो है सबसे हाईएस्ट मार्क्स में से थे, है ना, मोर देन 84-85 मार्क्स हैं। GS2 में नंबर नहीं आ रहे किसी बच्चों के, इवन जो सिलेक्टेड टॉपर्स हैं उनके भी GS2 में मार्क्स कम है, क्योंकि सही अप्रोच नहीं है। यहाँ अगर किसी बच्चे की अप्रोच समझ आ गई, उसको नेक्स्ट समझ आ गई इसको निकालने की, तो वो निकाल लेगा। अब आप देखो, अभी तक आप 2 ही किताबें ज्यादा पढ़ते हो, ज्योग्राफी की मार्केट में कोई भी किताब नहीं है, इंडियन सोसाइटी की कोई किताब नहीं है, एथिक्स और गांधीयन थॉट की कोई किताब नहीं है, तो आप पढ़ क्या रहे हो, लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम ले देके। गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस की कोई किताब नहीं है, इंटरनेशनल रिलेशन की किताबें तो है बहुत, कोई पॉपुलर कुख्यात किताब नहीं है जिसको मैं कोट कर दूंगा, हाँ यार लक्ष्मीकांत को जैसे प्रीलिम्स पॉलिटी के लिए बाइबल माना जाता है, स्पेक्ट्रम को बाइबल माना जाता है, इस कैलिबर की कोई किताबें नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा जो है मटेरियल की शॉर्टेज होती है, जिसकी वजह से लोगों का प्रीलिम्स तो होता है, मेंस वाले सब्जेक्ट फंसते हैं, जिससे इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही है, आ रही है फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या, आपके मेंस में मार्क्स बहुत कम है, तो इंटरव्यू में थोड़े बहुत मार्क्स ला भी ले रहे हो, तो मेंस के अंदर मार्क्स इनकी वजह से नहीं है, क्योंकि आपके पास कंटेंट का प्रॉब्लम है। तो GS2 में मार्क्स क्यों नहीं आते, 2 चीज, कि आपको करंट अफेयर को रिलेट नहीं करना आ पा रहा, दूसरा कंटेंट इशू है, यहां पे कंटेंट आपके पास अच्छा नहीं है या कंप्लीट नहीं है, क्योंकि किताब ही नहीं थी, थोड़ा बहुत नेट से कॉपी पेस्ट यूट्यूब से और वेबसाइट से करने का प्रयास किया, क्वालिटी कंटेंट नहीं बन पाए, ये बहुत बड़ा एक रीजन बनता है। GS3 के सब्जेक्ट्स देखो, जनरली लोगों को क्या लगता है, GS3 का मतलब क्या है जी, इकोनॉमी। इकोनॉमी की एक किताब है जी, रमेश सिंह, वो पढ़ते रहते हैं। आप इकोनॉमी सब्जेक्ट लिखो, GS3 के इतने सारे सब्जेक्ट हैं, आपको बाद में पता चलेगा कि इकोनॉमी आउट ऑफ GS के अंदर, अगर इसके अंदर 19 सवाल आ रहे हैं या 20 क्वेश्चन, सिफर साइड के लिए लिख लेता हूं, 20 सवाल अगर आ रहे हैं, उसमें से इकोनॉमी में केवल 4-5 सवाल होते हैं, याद रख लेना, नॉट मोर देन 4-5 क्वेश्चंस आर फ्रॉम इकोनॉमी। तो आप देखो, आप इकोनॉमी को GS3 बोलते हो और 27-28 में से 4-5 सवाल इकोनॉमी के बस। तो हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा कि बाकी क्या पूछ रहे हैं जो हम लोग नहीं पढ़े थे। देखो क्या पूछ रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिटेल्ड में सिलेबस है, स्पेस हर साल 2 से 3 सवाल आ रहे हैं। एक टॉपिक है, मैं ज्योग्राफी में पढ़ाता हूं, एनर्जी, हर साल 2 से 3 सवाल। एक डोमेन है एग्रीकल्चर, देखो ये छोटे छोटे से डोमेन, हर साल 3 से 4 सवाल इसके अंदर आ रहे हैं। एक डोमेन देखो एनवायरमेंट, हर साल इसके अंदर 3 से 4 सवाल आ रहे हैं। तो ये छोटे छोटे एरियाज हैं जिनसे सवाल पूछे जाते हैं, अगर इन पे फोकस कर लो, और इनका सिलेबस इतना कम है कि GS3 सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग है। जैसे पिछले साल अंशु, है ना, 105 या 6 मार्क्स, उससे पहले याद रखो एक हमारे ही स्टूडेंट है अभिषेक, रैंक 9, है ना, पिछले से पिछले साल 130 मार्क्स, अभिषेक 119 मार्क्स, विपिन रैंक 4, हाईएस्ट मार्क्स इन मेंस, जिस बार अभिषेक बरवाल की रैंक 1 आई थी, उसी में विपिन के जो है मेंस के अंदर GS3 में 130 मार्क्स है। आप जब 130 मार्क्स ले आए तो आपका कंपटीशन ही खत्म हो गया बाकी विद्यार्थियों से। तो इतना हाई स्कोरिंग है, कहां पे फोकस करवाया हमने उन लोगों से, इन एरियाज के ऊपर फोकस करवाया, जिससे आपके मार्क्स आते, क्योंकि इनका क्या है, लिमिटेड सिलेबस, लिख लो इनके आगे, लिमिटेड सिलेबस है, और है ना इजी कंटेंट है, और लेकिन इसमें आपको क्या ऐड करने वाला होता है, फोल्डर मटेरियल। जितना ज्यादा इसमें फोल्डर मटेरियल डालोगे उतने अच्छे मार्क्स आने की संभावना है। जैसे एनवायरनमेंट में करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे, स्पेस में एक आध नया मिशन आ जाएगा, जैसे चंद्रयान हम लोगों ने लॉन्च किया, मार्स ऑर्बिटर मिशन किया, ये सब आते हैं। एनर्जी में रीसेंट रिपोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर का टॉपिक ही शुरू होता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, इसके ऊपर ट्रिब्यून में लगातार आर्टिकल आते हैं, तो ये करंट अफेयर बेस्ड है। छठा सेक्शन देखो, इसमें बहुत एक अच्छा और स्कोरिंग सेक्शन है, जो मैं पढ़ाता भी हूं इधर क्लासेस में, टूरिज्म, हर साल 3 से 4 सवाल। तो ये बाइफर्केशन है आपके GS3 का। और हम क्या पढ़ रहे हैं, केवल रमेश सिंह,
है ना, केवल इकोनॉमी गलत नहीं है, लेकिन आप बाकी जगह को क्यों छोड़ के जा रहे हो? असली स्कोर तो इनमें से आता है, तो इन पे फोकस करना बहुत आवश्यक है। तो नेचर पहचानो, हर पेपर में कहीं पे करंट अफेयर की वेटेज ज्यादा है, इन छोटे छोटे सेक्शन की वेटेज ज्यादा है। तो ये मैं इसीलिए डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग तैयारी करते हैं तो हम तैयारी करते वक्त ये भूल जाते हैं। एज एन स्टूडेंट हमें भी नहीं पता चलता था कि कहाँ पे यार ज्यादा फोकस करें, क्योंकि हमें नहीं पता चलता था तो हमारा नहीं हुआ सिंपल है सिलेक्शन। जिसको ये पता चल पाया कि कहाँ पे फोकस करना, उनका सिलेक्शन हुआ है, उन्होंने रैंक निकाली है। तो आप भी, अब ये क्या, या तो आपको अंदर से इतना इंटेलिजेंस लेवल हो, एक्सपोजर हो, आपके सर्कल में वो लोग हैं। हिमाचल में जनरली जो बच्चे तैयारी करें वो आइसोलेशन में करें, घरों में बैठ के तैयारी करी, लाइब्रेरी में तैयारी करी, यार दोस्त तो हैं वहां पे गपशप मारने के लिए, लेकिन एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता कि तैयारी का सही तरीका क्या है, इसलिए लाइब्रेरी भरी जा रही है। और वहां से सिलेक्शन क्या है, पूरे पूरे आप समझो ना, अगर टोटल सीटी 17-18 है तो हर डिस्ट्रिक्ट से एक ही तो बच्चा सिलेक्ट हो रहा है ऑन एन एवरेज। तो आप समझो कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 50 लाइब्रेरी है तो उन 50 लाइब्रेरी से एक रिजल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे सही सटीक तरीके से तैयारी करने वाला बच्चा मिसिंग है, तो आपको एक्सपोजर नहीं मिलेगा वहां पे जाके, राइट। तो ये सारी चीजें जो मैंने डिटेल में बताई इसीलिए बताई। अब देखो रास्ता बता रहा हूं, एचपीजीके के अंदर 33% वेटेज है। इसी एचपीजीके मेंस की एक हमारी किताब आती है जिसमें जीएस 1 2 3 का तीनों का एचपीजीके डाला हुआ है। बहुत अच्छा कंटेंट है, अपडेटेड कंटेंट है, और इसी और बहुत रीजनेबल किताबें, 800-800 की किताबें हैं विद कोरियर चार्जेस, इतना ही इनकी प्रिंटिंग कॉस्ट है। और इसी के साथ एक 300 एचपीजीके मेंस की क्वेश्चन आंसर बुक बनाई है, वो कॉम्प्लीमेंट्री हम दे रहे हैं। इसमें क्या है, क्वेश्चन आंसर ऐसे 300 क्वेश्चन है। एचपीजीके इसके बाहर जाएगा ही नहीं। अगर 33% पेपर आपका एक बुक से आ रहा है तो आप एचपीजीके से ही पेपर निकाल दोगे, और बाहर वाले और हिमाचल वाले में यही एचपीजीके बाय डिफरेंशिएशन का काम करता है। तो इस पे फोकस करो। तो ये किताब तो मैं बहुत ज्यादा प्रमोट करता हूं क्योंकि इस किताब के अंदर 33% सारा मेंस का सिलेबस है जिसमें इतनी जान निकल रही है। तो आपका कोई जीएस का कभी कमजोर कंपोनेंट कमजोर भी रह गया, एचपीजीके उसको ऊपर उठा देगा, इस पे पूरी जान लगा दो। और इसी को जो है हम लोगों ने हेल्प आउट करने के लिए 300 मेंस के क्वेश्चन भी इसके अंदर डाले गए हैं, राइट। ये बुक आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बुक है। इसी के साथ साथ जैसे मैंने करंट अफेयर के लिए बोला, हर चीज के ऊपर बताया मैंने कि जनरल स्टडीज को कैसे प्रिपेयर करें, एचपीजीके का सही तरीका क्या है प्रिपेयर करने का। करंट अफेयर के लिए हमारी करंट अफेयर वेबसाइट पे जाओगे, हमारी वेबसाइट का नाम है, ये देखिए हमारी 2 वेबसाइट है। एक वेबसाइट केवल करंट अफेयर के लिए civilstepphimachal.com, राइट। अब इस वेबसाइट के अंदर आप इसी नीचे लिंक दिया गया है, civilstepphimachal.com के अंदर जाएंगे तो ऊपर टैब मिल जाएगा करंट अफेयर। करंट अफेयर में आपने जाना है मंथली मेंस करंट अफेयर। तो मंथली मेंस करंट अफेयर में ये गए आप, मंथली करंट अफेयर, तो यहां चले गए। इसी के अंदर आप मंथली करंट अफेयर में गए तो आपने देखा जो मेंस की मैगजीन है, इस मैगजीन को खोला। इस मैगजीन का वो देखिए इंडेक्स, इंटरनेशनल आईआर सारा करंट से आता है। सोशल इश्यूज, ये देखो नई नई इंडेक्स, MP index reduction under the NDA flawed, a call for disability inclusion that must be included। डिसेबल आपका टॉपिक है। ऐसी देखो इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल स्ट्रक्चर, डिसेबिलिटी इंक्लूजन, ये सारी चीजें जो कि आपको फोर्डर मटेरियल के लिए चाहिए, सब कुछ है। इकोनॉमी है। इस मैगजीन को पढ़ो और अपने मेंस के कंटेंट को क्या करना है, मैगजीन से एनरिच, वर्ड लिखो एनरिच। तो मेंस के कंटेंट को आपने करना है एनरिच। एनरिचमेंट की तरफ आप लोगों ने ध्यान देना है, तो एनरिचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेंस में क्या करना है, 2 चीजें। अब हमने नोट्स कैसे बनाने, जैसे हाउ टू मेक नोट्स, पहले बनाना है बेसिक नोट्स। बेसिक नोट्स बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, क्वालिटी कंटेंट। ये लिखो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वीडियो सत्संग की तरह देख लिया और उसके बाद भूल गए। क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट कहां से मिल रहा है हम लोगों को, कोई भी, या तो स्टैंडर्ड बुक्स। अब स्टैंडर्ड बुक्स में क्यों नहीं प्रमोट करा, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि मार्केट में बुक है ही नहीं स्टैंडर्ड, बहुत सारी, कुछ तो अच्छी हैं ही जिनके मैं नाम भी लिए, लेकिन उनके क्या कि 12 में से 3 सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक्स क्या करोगे। इसलिए मेरा सिंपल फंडा है, हम तो अपने बुक्स को यहाँ बहुत प्रमोट करते हैं। हमारी बुक्स के अंदर एक हैवी सेट है, कॉस्टली भी है, सस्ता नहीं है ये सेट, क्योंकि इस सेट में 11-11.5 किलो का ये पैकेज है जिसके अंदर 24 किताबें हैं, 24 बुक्स। इसका मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया जिसका लिंक भी नीचे मिल जाएगा। तो 24 बुक्स हैं इसके अंदर। इन 24 बुक्स के अंदर कंटेंट की 13 किताबें हैं, प्रैक्टिस एमसीक्यू सेशन की 7 किताबें हैं, और 4 किताबें मेंस क्वेश्चंस की हैं, मेंस क्वेश्चन आंसर की, प्रीलिम्स की, एमसीक्यू की। तो ये कंप्लीट एक सेट होता है जिससे आप घर बैठे सेल्फ स्टडी से तैयारी करते हो। तो ये सेट आप ले सकते हो। अगर आपको लगता है यार आपने ऑलरेडी नोट्स बनाए हुए हैं, किसी एकेडमी से बनाए हैं, आईएएस की तैयारी करी थी, खुद यूट्यूब से 2-3 साल धक्के खा के बना ली, कोई दिक्कत नहीं, फिर ये बुक्स लेने की जरूरत नहीं है। फिर तरीका क्या है
कि आपने एक हमारा ये कोर्स मैं जरूर प्रमोट करूंगा। ये कोर्स के अंदर हम लोगों के पास तकरीबन 130 जीएस की वीडियोस हैं। इन वीडियोस में जीएस 1 2 3 के जितने सब्जेक्ट हैं मेंस के दृष्टिकोण से पढ़ाए हुए हैं, साथ में दिए हैं सॉफ्ट कॉपी में नोट्स। एक प्रिंटर खरीद लो, रीजनेबल पड़ेगा, प्रिंट आउट निकाल लो, तो सारा जीएस का कंटेंट अपडेटेड आपको इस तरह से मिलेगा। इसी को और कॉम्प्लीमेंट देखो, इसी 8500 कीमत है, इसकी बहुत ज्यादा कीमत नहीं है 130 लेक्चर के हिसाब से। जीएस 1 2 3 पूरा मेंस के दृष्टिकोण से कवर्ड है। इसी के साथ एक कोर्स कॉम्प्लीमेंट्री है जिसको बोला जाता है, इसी साल रिकॉर्ड किया था हम लोगों ने, लाइव चलाया था, वैल्यू एडिशन कोर्स। इसमें क्या किया हम लोगों ने, 500 मेंस के क्वेश्चंस विद आंसर डिस्कस किए हैं और उसकी पीडीएफ शेयर की है। 500 मेंस के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और उनकी पीडीएफ शेयर की है। तो ये इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये आपको बहुत रीजनेबल फी के अंदर आप इसको अवेल कर सकते हो। अगर ये भी अवेल नहीं करना, आपको लगता है मेंस के कंटेंट ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं है, ये बुक आपके लिए, जिसके अंदर मेंस में 4 किताबों का एक सेट हम लोगों ने बनाया है, जिसमें जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 एंड एचपीजी के मेंस के 300 क्वेश्चन। तो ये अभी मैंने आपको दिखाया था। तो ऐसे ही इसके अंदर 200 प्लस 200 प्लस 200 प्लस जीएस 1 2 3 के मेंस के 1000 क्वेश्चन का एक बैंक बनाया विद आंसर। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस 1000 क्वेश्चन में से पेपर में कितने जीएस के क्वेश्चन आ रहे हैं, 84। 1000 में से कम 50 क्वेश्चन डायरेक्टली तो इसी में से आएंगे, है ना। जब 1000 कवर ही हो गया तो बचा ही कुछ नहीं है। तो ये 1000 क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, तो जिसने ऑलरेडी मेंस का कंटेंट बनाया हुआ है, उन्होंने इन किताबों को अपने कंटेंट को एनरिच करने के लिए, साथ में अपने कंटेंट की रेंज, कई सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपको इंटरनेट और यूट्यूब पे नहीं मिलते, तो इनके अंदर वो सारे टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस है। तो कंटेंट को एनरिच और कंटेंट की रेंज बढ़ाने के लिए आप इन किताबों को यूज कर सकते हो। तो अगर आपका पिछले 2-3 साल से मेंस फंसा हुआ है, ये किताबें आप लोगों के लिए रामबाण हो सकती है, जो आपके मेंस को इस बार क्वालिफाई करे। तो आपने क्या करना है, बेसिक नोट्स बनाने हैं जिसमें क्वालिटी कंटेंट, तो स्टैंडर्ड बुक यूज कर लो, या हमारे लेक्चर्स यूज कर लो पेड वाले, या हमारी नोट्स यूज कर लो, और बुकलेट्स यूज कर लिए जैसे मैंने अभी दिखाए, है ना। इनसे आपने मेंस के कंटेंट को एनरिच किया। साथ में इसमें बाद में करंट अफेयर का तड़का लगा देना, करंट अफेयर को ऐड ऑन कर लेना। आपके नोट्स में से पेपर आएगा और नोट्स बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत अच्छा लिख पाओगे। तो इस तरह से आपने मेंस को प्रिपेयर करना है। तो मैं तरीके बता रहा हूं बस आपको मेंस को प्रिपेयर करने के लिए, क्लियर। तो ये कुछ एक प्रोसेसेस है मेंस को प्रिपेयर करने के लिए। आपने देखना है कि अगर फिर से एक बार रीआइट्रेट करते हैं, आपको लगता है बिल्कुल ही मेंस में बहुत अच्छा हाथ नहीं है, तो मैं हमेशा कहूंगा कि कोर्स लो, उसमें एक बार पैसा फंसेगा, अपने आप लेक्चर देखना शुरू करोगे। तो मेंस का ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में हार्ड कॉपी में, अगर प्रिंटर अपना है तो बहुत बढ़िया है, हार्ड कॉपी में ये किताबों का सेट है। ये मेंस का जब कोर्स कर लोगे, इस सेट से, इस 1000 क्वेश्चन आंसर से आपने मेंस को क्या करना है, क्रिस्प बनाना है। क्योंकि जब आप नोट्स बनाओगे, आप नोट्स बनाते हो डिटेल्ड, क्रिस्प नहीं। जैसे 2 साल पहले रैंक 1 आई थी अभिषेक बरवाल की, बहुत बहुत सुलझे हुए व्यक्ति, शार्प, तभी यार रैंक 1 तक पहुंच पा रहा है वो आदमी। तो आप देखोगे उन्होंने नोट्स कैसे बनाए, उन्होंने पहले अपने नोट्स को लास्ट में इतना क्रिस्प कर लिया, इतना अच्छा डेटा डाल दिया कि उनके लिखे में से बिल्कुल सटीक इंफॉर्मेशन उनको याद है, और जो वो लिख रहे हैं और जिससे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो मेंस के नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग का बेस बनाने के लिए। 2 स्टेज होती है, नोट्स और उसके बाद होती है आंसर राइटिंग। हम लोग कहते हैं यार सर हमें ना आंसर नहीं लिखना आता, हम साइंस के स्टूडेंट है, कॉमर्स के स्टूडेंट है, आर्ट्स के तो बहुत सारे नहीं पढ़ा। आंसर राइटिंग इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, उससे पहले की स्टेज मुद्दा है। आप आंसर राइटिंग इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके मेंस के नोट्स बहुत अच्छे नहीं थे। तो नोट्स अच्छे बनाने पे ध्यान दीजिए, तब अगर आप आंसर राइटिंग करोगे तो आपके आंसर्स अच्छे होंगे, क्योंकि क्रिस्प नोट्स होंगे तो आंसर भी क्रिस्प होंगे। तो नोट्स का क्या एक क्राइटेरिया है, याद रखना कि नोट्स बनाओ क्रिस्प, नोट्स में डालो बहुत सारे फ्लो चार्ट, नोट्स में बहुत ज्यादा डालो डायाग्राम, नोट्स में बहुत सारे क्या डालो, डेटा, नोट्स में बहुत ज्यादा क्या डालो, करंट अफेयर की स्कीम्स, है ना, अफेयर्स, स्कीम्स, रिपोर्ट्स, ये सारी चीजें नोट्स में डालो। तो नोट्स में कैसे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप देखो। तो एक बार नोट्स को बना तो लो पूरे अच्छे तरीके से। तो मेरे दृष्टिकोण में, मेरे 10 साल के अनुभव के अंदर, और इतने सारे विद्यार्थियों को पढ़ा के, उनका सिलेक्शन करवा के, कई सारों का फेलियर देख के, कई सारी चीजों से सीखने को मिलता है, किसी का फेलियर से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इन सबको देख के मेरे को लगता है कि ये बड़ा एक फुल प्रूफ प्रोसेस है, जिसके अंदर पहले तो लेक्चर देखो, सिंपल फंडा। एक और चीज याद रख लेना, सिविल सर्विसेज की तैयारी महंगी है ना। हम लोग कितना भी करके बार बार बोलते हैं हम बहुत अफोर्डेबल है, फिर भी
ठीक इसके अंदर कीमत इन्वॉल्व है। तो ये मान के चलो कि 1-1.5 साल पैसा आपका खर्च होगा, लेकिन ये उतना ज़्यादा नहीं है कि ये उतनी ही है कि जितना किसी की स्कूल की फीस होती है ना, तो कम है फी, लेकिन फिर भी देयर इज अ फी। तो आप समझो कि आप ये मान के चलो, अगर आप इस तैयारी को कर रहे हो जस्ट 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपए बचाने के लिए। कई लोग क्या करते हैं, उन्हें लगता है यार कोचिंग नहीं करते, समझदार हैं बच्चे, उनको लगता है पेरेंट्स का पैसा खर्च होगा, तो क्या कहते हैं 10 हज़ार 15 हज़ार बचाने के लिए हम सेल्फ स्टडी कर लेते हैं। 15 हज़ार कुछ भी नहीं है एज कंपेयर टू दी ईयर्स यू आर लूजिंग। ये हमें अब जाके रियलाइज होता है, हमने भी सेल्फ स्टडी करी है सोच के, अब हमें लगता है यार 4 साल घर पे बैठ के खुद सेल्फ स्टडी करके हमने 4 साल गवाए हैं, 48 मंथ्स गवाए हैं। उस 48 मंथ में अगर मैं 10 हज़ार रुपए की भी नौकरी करूंगा तो भी मैं कितना पैसा कमा सकता हूं। तो आप समझो आपने 15 हज़ार नहीं बचाया, आपने ज्यादा पैसा नुकसान, जो अपना समय नष्ट किया है उससे ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसलिए ये तैयारी महंगी ही है, 1-1.5 साल पैसा खर्च होता है, लेकिन अगर सही तरीके से और सही विल पावर के साथ तैयारी कर लोगे, है ना, सही पैशन के साथ कर लोगे तो निकलता है एग्जाम। और हम लोगों ने बिल्कुल हम्बल बैकग्राउंड से, बहुत एवरेज बैकग्राउंड से, हम्बल का मतलब है पैसे का अभाव, सोशल एक्सपोजर का अभाव, पेरेंट्स बहुत अच्छा नहीं गाइड कर सकते थे, ऐसी जगहों से भी उठ के आके लोगों ने जो है पेपर को क्वालिफाई किया और अच्छे गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर नायब तहसीलदार, अलाइड, एचएएस, तहसील वेलफेयर ऑफिसर, लेबर वेलफेयर ऑफिसर, इतनी अच्छी अच्छी पोजीशंस को हासिल किया। राइट, आप भी कर सकते हो, थॉट में क्लैरिटी लेकर आओ बस। राइट, तो ये जो है मैंने कोर्स के बारे में जो बताया, इसके बारे में जो भी चीजें नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी गई है। अदरवाइज आप मेरे साथ भी बात कर सकते हो, मेरे साथ लगातार बच्चे जो हैं डेली बेसिस पे कई सारे बच्चे मेरे साथ बात करते हैं, है ना, नॉट नेसेसरली कि आपको सिविल स्टाफ का स्टूडेंट होने की जरूरत है। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, इस पे आप मेरे साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हो। क्लियर? चलिए, थैंक यू एवरीवन।